सोचिए, एक इंसान है, छोटे कद का, फटे और मैले से कपड़े पहने हुए हैं, पैरों में जूते भी नहीं हैं और एक अजीब सी निकली हुई तोंद के साथ वो प्राचीन ग्रीस की धूल भरी सड़कों पर बस ऐसे ही घूम रहा है। हाँ, और अगर हम या आप आज उसे सड़क पर देख लेना तो शायद नजरें चुराकर अपना रास्ता ही बदल लें। बिल्कुल, हम तो यही मान लेंगे कि भाई ये कोई पागल है या शायद दिवालिया हो गया है। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि ये बदसूरत और अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी का पितामह था। एग्जैक्टली। और आज की हमारे इस गहरी चर्चा का केंद्र वही इंसान है, सुकरात। तो हमारे श्रोताओं के लिए मैं ये साफ कर दूं कि आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलटने वाले। हम ये समझेंगे कि कैसे ये फटेहाल इंसान एक पूरे एम्पायर के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया कि उसे खत्म करने के लिए मौत की सजा तक सुनानी पड़ी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी जान देना क्यों चुना, लेकिन अपने विचारों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। राइट, ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सुकरात उस बेबाक और ईमानदार दोस्त की तरह थे ना, जिसे दिखावे या ब्रांडेड कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बस कड़वा सच बोलने में विश्वास रखता है, भले ही सामने वाले को बुरा लगे। हाँ, लेकिन इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस माहौल को समझना होगा जिसने उन्हें आकार दिया। मेरा मतलब है एथेंस शहर। उस समय एथेंस अपने सबसे बुरे दौर से गुजरा था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। एथेंस पेलोपोनेशियन युद्ध में पूरे 27 साल तक स्पार्टा से लड़ा था। और वो एक बहुत ही शर्मनाक हार थी उनके लिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ मिलिट्री वाली हार नहीं थी। शहर के अंदर टाइफॉइड या शायद प्लेग जैसी भयंकर महामारी फैल चुकी थी। एथेंस की 1/3 आबादी तो उस बीमारी में ही खत्म हो गई थी। अर्थव्यवस्था की हालत एकदम खराब थी। तो आप सोचिए ऐसे में लोगों की मानसिकता कैसी रही होगी। जब एक महान साम्राज्य टूटता है ना, तो उसके नागरिक बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। वो बस अपनी पुरानी भव्यता को याद करते हैं और किसी भी बदलाव या आलोचना को लेकर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। हाँ, वो बस एक डिफेंस मोड में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और राजनीतिक तौर पर देखें तो एथेंस उस समय एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था। आज हम एथेंस को लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जन्मस्थान मानते हैं ना। हाँ, बुक्स में तो यही पढ़ाया जाता है। लेकिन उस समय की कड़वी सच्चाई ये थी कि वहां का लोकतंत्र एक बहुत ही लिमिटेड क्लब था। एथेंस में केवल 10 से 15% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। अरे बाप रे, सिर्फ 10-15%? हाँ, और इसमें महिलाएं, गुलाम और जो बाहरी लोग थे वो तो पूरी तरह से बाहर थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि जो मुट्ठी पर लोग वोट देते भी थे उनमें से ज्यादातर अनपढ़ थे। मतलब ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। और इसी उथल पुथल के बीच सुकरात सामने आते हैं। उनका जो बैकग्राउंड था वो भी बहुत नॉर्मल था। उनके पिता एक स्टोन मेसन थे, पत्थरों को तराशने का काम करते थे, और माँ एक दाई थी। बिल्कुल। और सुकरात दिखने में भले ही आकर्षक नहीं थे, लेकिन उनका बौद्धिक आकर्षण इतना गजब का था कि लोग बस उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। एथेंस का जो उस समय का सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली राजनेता था एल्सीबाइडीज। हाँ, एल्सीबाइडीज। उसने सुकरात की तुलना सैटर से की थी। ग्रीक माइथोलॉजी में सैटर एक ऐसा जीव होता है जो दिखने में अजीब होता है, लेकिन जब वो अपनी बांसुरी बजाता है ना, तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या बात है। तो एल्सीबाइडीज कहता था कि सुकरात के पास कोई बांसुरी तो नहीं थी, लेकिन उनके शब्द इतने सम्मोहक थे कि सुनने वाला अपनी सुध बुद्धि खो बैठता था। और सुकरात ने एथेंस की सेना में एक होप्लाइट के रूप में भी काम किया था, राइट? मतलब वो भारी हथियारों वाला पैदल सैनिक। हाँ, उन्होंने रणभूमि में अपनी बहादुरी भी साबित की थी। लेकिन यार, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि जो इंसान इतना महान विचारक था, जिसके शब्दों में इतना जादू था, उसने खुद कभी एक भी शब्द नहीं लिखा। आज हम उसके बारे में जो भी जानते हैं वो बस दूसरों के जरिए जानते हैं। और इसी को तो हम इतिहास में सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। सुकरात के बारे में जो भी जानकारी है वो मुख्य रूप से 3 लोगों के नजरिए से आती है। हाँ, और तीनों नजरिए एकदम अलग हैं। जैसे पहले तो एरिस्टोफेन्स हो गए। वो एक नाटककार थे। उन्होंने द क्लाउड्स नाम के अपने नाटक में सुकरात का जमकर मजाक उड़ाया। उनके हिसाब से सुकरात एक बेवकूफ इंसान था जो बादलों में लटकता रहता है और युवाओं को बस फालतू की बहस करना सिखाता है। बिल्कुल। फिर दूसरी तस्वीर जीनोफोन पेश करते हैं। वो एक सैन्य अधिकारी थे, तो उनके नजरिए से सुकरात कोई रहस्यमयी दार्शनिक नहीं थे। वो एक बहुत ही व्यवहारिक, डाउन टू अर्थ इंसान थे जो लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी की सलाह देते थे। और फिर आते हैं प्लेटो, जो उनके सबसे मशहूर शिष्य थे। प्लेटो ने उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया, लेकिन अगर सुकरात लिखने के सख्त खिलाफ थे तो इसका क्या कारण था?
यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि सुकरात का मानना था कि किताबें इंसान के दिमाग को आलसी बना देती हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक मिथक का सहारा लिया था, थूत और थॉमस का मिथक। ये थूत और थॉमस कौन थे? ये मिस्र के देवताओं की कहानी है। इस मिथक में इस बात पर बहस होती है कि लिखना एक वरदान है या श्राप। सुकरात का तर्क था कि जब हम कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, तो हमें ज्ञान का एक झूठा एहसास होने लगता है। हमें लगता है कि हमें वो चीज समझ आ गई है, जबकि हमने सिर्फ उसे पढ़ा है। ओहो, मतलब फॉल्स सेंस ऑफ होप मिल जाता है। एग्जैक्टली। सुकरात कहते थे कि लिखित शब्द ना एक स्थिर चित्र की तरह होते हैं। आप एक किताब से पलटकर सवाल नहीं पूछ सकते, वो आपके तर्क का जवाब नहीं दे सकती। अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो किताब तो वही लाइन दोबारा बोल देगी। हाँ, इसीलिए उन्होंने संवाद यानी डायलॉग को चुना। बातचीत में विचार एक शाखा से दूसरी शाखा में विकसित होते हैं। पर यार, ये कितनी अजीब विडंबना है ना। जो इंसान लिखने के इतने सख्त खिलाफ था, आज हम उसके बारे में सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उसके शिष्य प्लेटो ने सब कुछ लिख लिया था। अगर प्लेटो ना होते तो क्या सुकरात का अस्तित्व ही मिट जाता? ये तो है। शायद वो बस एथेंस की स्थानीय कहानियों में एक सनकी किरदार बनकर रह जाते। लेकिन सुकरात के लिए जो सच्चाई उस जीवंत बातचीत में थी ना, वो कागजों में नहीं आ सकती थी। और इसी जीवंत बातचीत को उन्होंने अपना हथियार बनाया। लेकिन इसकी शुरुआत एक भविष्यवाणी से हुई थी ना? बिल्कुल, डेल्फी की ओरेकल की भविष्यवाणी। ओरेकल ने कहा कि इस दुनिया में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई इंसान नहीं है। और सुकरात तो ये सुनकर पक्का शौक में आ गए होंगे। एकदम, क्योंकि वो तो मानते थे कि उन्हें कुछ खास आता ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं राजनेताओं, कारीगरों और बड़े बड़े लोगों के पास जाकर इस भविष्यवाणी को गलत साबित करूंगा। पैटिक मेथड कहते हैं। राइट। वो एक विनम्र छात्र की तरह जाते थे और बस सवाल पूछना शुरू कर देते थे। न्याय क्या है, सत्य क्या है? सामने वाला कोई भारी भरकम जवाब देता और फिर सुकरात उसमें से एक और सवाल निकालते, फिर एक और, जब तक कि वो सामने वाला अपने ही जाल में ना उलझ जाए। हाँ, और साबित हो जाए कि दरअसल उसे कुछ पता ही नहीं है। सुकरात का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, वो बस लोगों के ज्ञान के खोखलेपन को उजागर करना चाहते थे। और इसके बाद सुकरात जिस नतीजे पर पहुंचे, उसने तो पूरे एथेंस के ईगो को ही हर्ट कर दिया होगा। उन्होंने मशहूर लाइन दी, असली ज्ञान ये जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते। आई नो दैट आई नो नथिंग। और सुकरात ना खुद को अपनी माँ की तरह एक दाई मानते थे। मिडवाइफ, दर्शन में मिडवाइफ का क्या रोल? इसे मैयूटिक्स या मिडवाइफरी ऑफ नॉलेज कहते हैं। उनका मानना था कि दाई बच्चे को पैदा नहीं करती, वो सिर्फ जन्म लेने में मदद करती है। वैसे ही सुकरात मानते थे कि ज्ञान बाहर से किसी के दिमाग में डाला नहीं जा सकता, वो इंसान के अंदर पहले से होता है। ओहो, मतलब वो लेटेंट नॉलेज है और सुकरात बस अपने सवालों से उस विचार को जन्म लेने में मदद करते थे। ये तो आज के मॉडर्न डे के इम्पोस्टर सिंड्रोम को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेने जैसा है। बिल्कुल। हम आज डरते हैं कि यार हमें कुछ नहीं आता। सुकरात ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं आता, और इस अज्ञानता को स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। लेकिन वो सिर्फ अज्ञानता स्वीकार करके रुके नहीं। उनका अगला कदम था अज्ञानता से सद्गुणों यानी वर्च्यूज की ओर जाना। उन्होंने कहा था, बिना परखा गया जीवन जीने योग्य नहीं है। The unexamined life is not worth living। लेकिन इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं? इसके लिए उनकी एक 3 छन्नियों की कहानी बहुत मशहूर है। एक बार एक आदमी सुकरात के पास दौड़ता हुआ आया और बोला कि सुकरात, तुम्हारे दोस्त के बारे में एक अफवाह सुनी है। तो सुकरात ने क्या किया? सुकरात ने उसे रोका और पूछा कि क्या तुमने इस बात को 3 छन्नियों से छाना है? पहली छन्नी है सच। क्या ये 100% सच है? उस आदमी ने कहा, नहीं, बस अफवाह है। फिर सुकरात ने दूसरी छन्नी लगाई, क्या ये बात अच्छी है? आदमी ने कहा, नहीं, कुछ बुरी बात है। और तीसरी छन्नी थी, क्या ये जानना मेरे लिए जरूरी है? और उसका जवाब भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो सुकरात ने कहा कि जब ये बात न सच है, न अच्छी है और न ही जरूरी है, तो मैं अपने टाइम क्यों वेस्ट करूं? अरे वाह, जरा सोचिए, अगर आज हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर सुकरात की ये 3 छन्नियां लगा देना, तो शायद इंटरनेट पर 99% चीजें रातों रात गायब हो जाएंगी। सच में, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो सुकरात का एथिक्स सिर्फ किताबों की बातें नहीं था। उन्होंने सद्गुणों पर जोर दिया, जैसे यूडेमोनिया, जिसका मतलब है आत्मा की खुशहाली, अरेटे यानी उत्कृष्टता, और एक फिलिया भी था ना? हाँ, फिलिया मतलब सच्ची दोस्ती। उनका मानना था कि सच्चे दोस्त वो हैं जो आपकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, बल्कि आपको बेहतर बनने में मदद करें। राइट। लेकिन ये सब तो बहुत अच्छे विचार हैं,
तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब जब सुकरात इतने अच्छे इंसान थे तो उनके दुश्मन कैसे बन गए? क्योंकि सुकरात ने इन कड़े नैतिक मापदंडों को जब राजनीति और समाज पर लागू किया ना, तो लोग असहज हो गए। सुकरात लोकतंत्र को मूर्खों के हाथ में सत्ता सौंपने जैसा मानते थे। ओहो, डेमोक्रेसी की आलोचना कर दी। हाँ, उन्होंने जहाज के कप्तान का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि अगर आप तूफान में फंसे एक जहाज पर हैं, तो आप जहाज चलाने की जिम्मेदारी किसे देंगे? उसे जिसे नेविगेशन आता है, या फिर जहाज पर मौजूद यात्रियों से वोट करवाएंगे? ऑब्वियसली उसे देंगे जिसे जहाज चलाना आता हो, भले ही मेजॉरिटी कुछ भी कहे। पर अगर सुकरात लोकतंत्र के खिलाफ थे तो क्या वो एक तानाशाही चाहते थे, या फिर उनका इशारा उन फिलोसोफर किंग्स की तरफ था जिन्हें शासन करने की समझ हो? एग्जैक्टली, वो कोई डिक्टेटरशिप नहीं चाहते थे। वो ज्ञान आधारित नेतृत्व चाहते थे। वो किसी खास राजनीतिक दल के सपोर्टर नहीं थे। वो बस ये कह रहे थे कि शासन करना एक स्किल है। और उस दौर में एथेंस में कुछ लोग थे जो इस सत्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। हाँ, ये सोफिस्ट वो लोग थे ना जो पैसे लेकर युवाओं को राजनीति और डिबेट जीतने की कला सिखाते थे। बिल्कुल, और सुकरात इनके सख्त खिलाफ थे। सोफिस्ट मॉरल रिलेटिविज्म में मानते थे। उनका कहना था कि सच्चाई कुछ नहीं होती, जो बात आपको बहस जिता दे वही सच है। बाप रे, ये तो खतरनाक सोच है। हाँ, और सुकरात मानते थे कि सच अटल होता है। इसी बात पर उनकी गधे की परछाई वाली कहानी बहुत फिट बैठती है। वो कहानी क्या थी? एक बार सुकरात बाजार में खड़े होकर लोगों को कहानी सुना रहे थे कि एक व्यापारी ने एक गधा किराए पर लिया। दोपहर की धूप थी तो व्यापारी गधे की परछाई में बैठ गया। तभी गधे का मालिक आ गया और दोनों लड़ने लगे। मालिक बोला कि मैंने गधा किराए पर दिया है, परछाई मेरी है। व्यापारी बोला गधा मेरा तो परछाई भी मेरी। तो फिर क्या हुआ? कहानी बेतुकी थी, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। सब जानना चाहते थे कि आगे क्या हुआ, और तभी सुकरात रुक गए। उन्होंने भीड़ को डांटते हुए कहा कि जब मैं तुम्हें जिंदगी के असली सच के बारे में बताता हूं तो तुम बोर हो जाते हो, लेकिन एक गधे की परछाई जैसी फालतू कहानी सुनने के लिए सब खड़े हो। क्या बात है, मतलब वो दिखा रहे थे कि लोग फालतू ड्रामे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। लेकिन यार, नेताओं की कमियां निकालना, सोफिस्टों के बिजनेस को नुकसान पहुंचाना, इसका नतीजा तो बुरा ही होना था। और यहीं से शुरू होती है उनके ऐतिहासिक मुकदमे की कहानी। हाँ, 399 ईसा पूर्व में एथेंस के 3 ताकतवर लोग मिलिटस, एनाइटिस और लाइकॉन ने सुकरात पर मुकदमा कर दिया। उन पर 2 बड़े आरोप लगे। पहला, एथेंस के युवाओं को भ्रष्ट करना, और दूसरा ये कि वो पुराने देवताओं का अपमान कर रहे हैं और नए देवताओं को ला रहे हैं। नए देवताओं का क्या मतलब है यहाँ? ये दरअसल सुकरात की डायमोनियन से जुड़ा था। डायमोनियन उनकी अंतरात्मा की आवाज थी जो उन्हें हमेशा गलत काम करने से रोकती थी। एथेंस के लोगों को लगा कि ये कोई नया भगवान है। लेकिन मुकदमे के दौरान सुकरात ने तो कोई माफी नहीं मांगी है ना? उनकी जो अपॉलॉजी थी वो तो माफीनामा था ही नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने खुद को एक गैडफ्लाई बताया, मतलब एक भिनभिनाती और काटने वाली मक्खी। उन्होंने कहा कि एथेंस एक आलसी घोड़े की तरह हो गया है और मैं वो मक्खी हूं जो इसे काट काट कर जगाने का काम कर रही है। मतलब अदालत में खड़े होकर वो एथेंस को ही सुना रहे थे। और जूरी ने क्या फैसला दिया? 800 लोगों की जूरी चुनी थी। इसमें से लगभग 360 लोगों ने मौत की सजा के पक्ष में वोट दिया। 360 लोगों ने? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन सुकरात के पास देश छोड़ने या जुर्माना भरकर जान बचाने का मौका तो था ना। उनके दोस्त भी मदद कर रहे थे। फिर भी उन्होंने जानबूझकर मौत को क्यों चुना? क्या ये उनका अहंकार था या अपनी विचारधारा के प्रति वफादारी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सुकरात का मानना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के तहत बिताई है। अब अगर फैसला उनके खिलाफ आया है तो कानून तोड़कर भाग जाना उनकी अपनी ही शिक्षाओं के खिलाफ होता। मतलब अगर वो भाग जाते तो उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पाखंड बन जाती। एग्जैक्टली। और उनका वो अंतिम निर्णय ही उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना गया। हाँ, जब सुकरात को हेमलॉक नाम के जहर का प्याला दिया गया तो वो बिना किसी डर के उसे पी गए। और सोचिए, मरते समय भी वो एकदम शांत थे और अपने शिष्यों से आत्मा की अमरता पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उनके जो अंतिम शब्द थे ना, उन्होंने अपने दोस्त से कहा था कि वो एस्क्लीपीस को एक मुर्गा बलि में चढ़ाना चाहते हैं।
एस्किलिपीस तो हीलिंग के देवता थे ना। हाँ। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो मानते थे कि ये भौतिक जीवन और इसकी अज्ञानता एक बीमारी की तरह है। मौत कोई अंत नहीं, बल्कि इस बीमारी से मुक्ति का एक इलाज है। क्या गजब की सोच है। उन्होंने साबित कर दिया कि शरीर मर सकता है, पर एक सच्चे इंसान के विचार अमर रहते हैं। सोचिए, अगर वो भाग जाते तो शायद प्लेटो और अरस्तु भी पैदा ना होते। बिल्कुल। सुकरात केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे जो हमें सिखाते हैं कि हमेशा सवाल पूछो, अपने ज्ञान के प्रति विनम्र रहो और सद्गुणों को पैसे या शोहरत से ऊपर रखो। सही बात है। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज की इस डीप डाइव को हम यहीं समेटते हैं, पर जाने से पहले एक सवाल जो आपके दिमाग में छोड़ना चाहूंगा। वो क्या? आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया पर हर कोई खुद को ज्ञानी साबित करने में लगा है, अगर सुकरात आज हमारे बीच आ जाएं और हमारी सबसे पक्की मान्यताओं पर अपने तीखे सवाल करना शुरू कर दें, तो क्या हम उनकी बात धैर्य से सुनेंगे, या हम भी आज के एथेंस बनकर उन्हें रातों रात इंटरनेट पर कैंसिल कर देंगे? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।